वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। ठीक है, जैसे कि पता होगा टीआरई 2.1 की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है और आप लोग की तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे तरफ से मेरा जितना इफोर्ट हो रहा है दोस्तों, मैं सारे लोगों का ही यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कम समय में आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो सके। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाए। इससे पहले कि जैसे कि यहाँ पे साइंस का हमारा सीरीज चल रहा था, साइंस के सीरीज में क्लास 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का यहाँ पे समरी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक का साइंस पढ़ेंगे। अगर कि बिहार बोर्ड में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी एनसीईआरटी ही बुक पढ़ाई होती है, तो ये चीज़ों में आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर देखिएगा तो साइंस में लगभग नीचे में अगर कि हम आपको कुछ थोड़ा दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। मैं सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से आपके लिए पीडीएफ बना दिया हूँ। तो टोटल यहाँ पे देखिए 15 चैप्टर दिखाए गए हैं। तो एक एक करके मैं सारा चैप्टर को आपको इस एक वीडियो में डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझ विकसित हो सके और एग्जाम में अपना बेहतर कर सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हैं पहले कम से कम मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए मैं सारा कुछ कंटेंट फ्री में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। यही चीज़ अगर कहीं आप कोई कोचिंग में पढ़ने जाते तो कम से कम आपको 1 से 2 हज़ार रुपये वहाँ पे फीस चुकता करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 का जैसे ही यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे दिया गया है आपका, एक एक करके मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। क्लास 9 में दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, इस क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी हम ये मान के चलते हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका बेसिक्स मतलब क्लियर होगा, क्योंकि अब मास्टर बनने जा रहे हैं आप लोग। यानी कि यहाँ पे 6 to 8 और 9 to 10 जो भी साइंस का लोग है तो वहाँ पे मतलब बेसिक जो चीज़ होते हैं वो क्लियर होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि वो जो आपका बुक्स में दिया गया है क्लास 9 और 10th में जो भी मतलब मेन पॉइंट दिया गया है वो एक बार आप देख लीजिए कि कम समय में, कि ताकि आप जब भी परीक्षा में बैठे ना तो वहाँ पे ये चीज़ रिकॉल हो जाए आपको और वहाँ पे आप सही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपको पता होगा कोई भी पदार्थ होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उसको तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है और गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ये चीज होना चाहिए याद। ठोस पदार्थों की अपेक्षा में द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा में द्रव में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपका कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं जो कि आपका एग्जाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्जाम हुआ है बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं। जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाले ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि बीपीएससी में जो भी आज तक परीक्षा हुए हैं उसका जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा वहां पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका टीआरई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूँ जैसे कि टीआरई 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए तो दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस पे हमको
व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र और मात्र आप इतना पे करके 299 रुपये ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में, अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है। काफी अधिक होती है संपीड़ितता, मतलब दोस्तों वहां पे मतलब उसको ज्यादा सप्रेस किया जा सकता है, उसको ज्यादा मतलब प्रेस किया जा सकता है, ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपादित किया जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मतलब जो एलपीजी गैस होता है उसको किस माध्यम से वहाँ पे सिलेंडर में उसको फिलअप किया जाता है, तो याद रखिएगा वही संपीड़ितता के कारण उसको मतलब इतना प्रेस किया जाता है कि वो वहाँ पे आयतन कम आयतन में भी वो समाहित हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है कि संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बटे द्रव्यमान बटा आयतन आपको पता होगा, यहाँ पे घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो वही यहाँ पे बताया गया है कितना आयतन में कितना हम वहाँ पे द्रव्यमान उस पर डाल रहे हैं, तो वो होता है आपका घनत्व। अगला पॉइंट दिया गया है कि न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह उसका गलनांक होता है। कि जिस टेम्परेचर पे मतलब वो मतलब कोई भी चीज़ जैसे बर्फ़ हो गया, बर्फ़ कब वहाँ पे पिघलकर द्रव बन जाएगा तो उसको वहाँ पे उसको गलनांक बोलते हैं ये। अगला पॉइंट है कि बर्फ का जो गलनांक होता है 273.5 केल्विन होता है, आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे क्या मतलब बोल रहा है कि 1 केजी वहाँ पर कोई ठोस है, ठीक है, उसको द्रव अवस्था में बदलने में जितना उसमें मतलब एनर्जी लग रहा है, जितना वहाँ पर ऊर्जा चाहिए, वो जो ऊर्जा लग रहा है उसको बोलते हैं प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका इसमें दिया गया है कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। एक मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक है यहाँ पे, और एक बता रहा हूँ यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो ये आपका बता रहा है क्वथनांक के बारे में बोल रहा है, तो क्वथनांक वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ये तो ये बोलते हैं उसको क्वथनांक। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि वह अवस्था में परिवर्तन द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये बहुत ही बार सवाल पूछा जा चुका है। इस प्रक्रिया को, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है वो उसको आगे बताते हैं, रुकिए। अगला सवाल यहाँ पे, अगला पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो वो याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वास्तविक स्थिति में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए क्वथनांक से कम तापमान, मैंने आपको बताया वहाँ पे कि जो कोई चीज़ उबलने लगता है जिस तापमान पर, उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो उसमें उस तापमान पर जब परिवर्तन होने लगता है, जब वो मतलब सच में वहाँ पे वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तन होने लगता है, तो उस क्रिया को यहाँ पे वाष्पीकरण बोलते हैं। याद रखिएगा ये चीज़ को। वाष्पीकरण की दर जो निर्भर करता है क्षेत्र के तापमान पर और यहाँ पे आर्द्रता पर, वायु की गति पर भी यहाँ पे निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा कि वाष्पीकरण चीज़ क्या क्या पर निर्भर करेगा। सिंपल सी बात है कि वाष्पीकरण अगर के मान चलिए, देखिए ये साइंस जो चीज़ है ना वो समझने की चीज़ है। वाष्पीकरण के समझने का मतलब समझिए कि एक पॉट में आप यहाँ पे पानी रखे हुए हैं, तो पानी
किस गति से उबलेगा, कितना उबलेगा, इस पर क्या क्या मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा। पहली बात कि आपका जो वातावरण है उसका टेम्परेचर कितना है, आपका जो फ्लेम है उसका कितना टेम्परेचर है, बाहर में जो ह्यूमिडिटी है वो कितना प्रतिशत है, वायु की गति जो है कितना स्पीड से बह रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारे चीज़ों पर ही डिपेंड करेगा कि आपका किस गति से वो वहाँ पे वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। अगर के बाहरी वातावरण, जैसे मान चलिए एक जगह आप लेके चाहिए, यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र में जाइए, और एक जगह आप जाइए वहाँ पे, कहाँ पे, आप बर्फीला क्षेत्र पर जाइए। कोई भी चीज़ वहाँ पे जब गर्म कीजिएगा तो बर्फीला क्षेत्र में बहुत जल्द वहाँ से मतलब ये गलना, उष्मा बनना स्टार्ट होगा। वही आप जब रेगिस्तानी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे नहीं कीजिएगा तो केवल भी वो अपना आप वहाँ पे होने लगेगा ये चीज़। तो यही बता रहा है यहाँ पे किस किस चीज़ों पर ये निर्भर करता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर में हीलियम या कोई अन्य गैस भरा जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आप कह रहा है कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होता है, उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनते हैं। ये VVI है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तारों में प्लाज्मा कैसे बनते हैं, तो वो उच्च तापमान के कारण बनते हैं। अगला पॉइंट है कि सन 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने यहाँ पे बोल रहा है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है की खोज की, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहा जाता है। ये VVI है, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जैसे कि अगर के आपको दिखाई दे रहा होगा तो, कि किसी बर्तन में बर्फीले जल रखते हैं तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आने लगती है। इसका कारण है कि वायु में उपस्थित जल वस्तु जो ऊर्जा ठंडे पानी में संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। सिंपल मैं बताता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे एक गिलास है आपका, यहाँ पे आपका एक गिलास रखा हुआ है और ये गिलास में आपका कुछ यहाँ पे पूरा एकदम कोल्ड वाटर रखा गया है। तो क्या होता है कि गिलास के बाहर में आप देखिएगा ना तो छोटे छोटे पानी के बूंदे नजर आती है। तो ये जो अंदर वाला पानी है ये बाहर नहीं आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो होता है बाहर, जो मतलब वायु में जो पानी मौजूद होती है, जो नमी मौजूद होता है, वो इस सतह से आकर टकरा कर यहाँ पे ठंडा हो जाती है और ठंडा होने के बाद ये गिलास के मतलब बाहरी सतह पर ये उस पर नजर आने लगता है। सिंपल से लॉजिक है इसका, समझ गए होंगे। आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यहाँ पे मतलब बताया गया है कि कौन सा पदार्थ में क्या मिलावट पाया जाता है, कैसे चीज़ें, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है कि जो पीतल होता है जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। जिंक जिसमें होता है 30% और जो कॉपर होता है यहाँ पे आपका यहाँ पे 70% ये चीज़ होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मित्र यहाँ पे कि विलियम में जिन पदार्थों की मात्रा दूसरों से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, और जिनकी मात्रा कम होता है जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलेय बोलते हैं। तो विलायक और विलेय मतलब सिंपल बात है। अगर के पानी में यहाँ पे आप पानी में यहाँ पे मान के चलिए कि चीनी को मिलाते हैं, ठीक है, तो चीनी जो हो गया वो विलेय हो गया और जो पानी मात्रा जो ज़्यादा है वो विलायक हो गया। सिंपल करना है इसको। अगला पॉइंट दिया गया आपका कि आयोडीन और एल्कोहल का विलयन को टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर के आयोडीन में एल्कोहल मिला देते हैं, बियर मिला देते हैं, तो समझिए कि वो टिंचर आयोडीन बन गया। अब इसको मत चखने लगिएगा आप लोग। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और विलय पदार्थों की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसे घुलनशीलता बोलते हैं, ठीक है। बस इसको, ये परिभाषा है, ये सवाल नहीं पूछेगा, बस समझने के लिए चीज़ था तो मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपका कि विलयन में पदार्थ द्रव्यमान प्रतिशत, कभी कभी बोल देता है कि द्रव्यमान प्रतिशत का यहाँ पे फॉर्मूला बताइए। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, तो जो वहाँ पे होता है विलयन का द्रव्यमान जो होता है, और उसके बाद यहाँ पे
मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे जो होता है पहले विलय का द्रव्यमान होता है कि मेरा टोटल होल जो मतलब घोल है वहाँ पे उसका द्रव्यमान कितना है विलय का, और उसके बाद विलयन का द्रव्यमान कितना है, और उसमें 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका विलयन में द्रव्यमान पदार्थ यहाँ पे निकल जाता है। अगला आता है कि निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निलंबन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों कि जिसमें जो कण होते हैं ना वो मिश्रण की तरह घुलते नहीं है। मतलब मिश्रण मतलब क्या होगा, जैसे पानी और चीनी में चीनी को घोल दिए तो वो पानी में ही समाहित हो गया, उसमें घोल गया, लेकिन निलंबन में वो कण नजर आते हैं आंखों से, वो घुलते नहीं है। तो उसी तरह उसको बोलते हैं निलंबन। जैसे कि यहाँ पे आगे हमें और पता चलेगा कि प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसका खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम टिंडल प्रभाव पड़ा रखा गया। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, दूध, क्रीम, फोम, जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि जो है वो कोलाइडी के उदाहरण होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा कोलाइडी का उदाहरण है, कौन सा निलंबन का उदाहरण है, तो ये चीज़ आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक, जांच घरों में नक, रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी तथा घरों में क्रीम से मक्खन निकालना, ठीक है, और कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को सुखाना, निचोड़ना इत्यादि जो होता है ये अपकेंद्रण के उदाहरण है। ये सबसे जरूरी चीज़ है। अगर कि आपको ये नहीं पता है कि अपकेंद्रण क्या होता है, कोई बात नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए ये जरूरत होता है कि इनमें से कौन सा चीज़ है जो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि मक्खन निकालने की प्रक्रिया जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर यहाँ पे काम करता है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ऊपर में बताएं ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो यहाँ पे उसका कुछ उदाहरण है। ये उदाहरण भी आई है। ऊर्ध्वपातन में आपसे उदाहरण ही पूछेगा वो कि अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, एंथ्रासिन इत्यादि ऊर्ध्वपातन होने योग्य ठोस पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्रोमा मतलब रंग। ठीक, क्रोमा का क्रोमेटोग्राफी मैंने क्लास 6 पढ़ा रहा था तो आपको बताया होंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा टीचर वाला पे, ये गलत से यहाँ पे टाइपिंग कर दिया है वो। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग घुले पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के घुलायक मतलब विलायक है तो वहाँ पर उसको अलग करने की प्रक्रिया जो होगी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि डाई में रंगों का पृथककरण, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंटेशन का पृथक करना और रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी इत्यादि के उदाहरण हैं। कहीं के आप बाजार में जाइएगा तो ब्लड वगैरह जहाँ पे चेक होता है तो वहाँ पे भी लिखा रहता है कि यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होता है। यानी क्रोमेटोग्राफी मतलब कि वो पृथक करना है, कोई आपके मतलब ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ तरह का मिलावट तो नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। अगला पॉइंट दिया गया है कि वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण आदि प्रभाजी आसवन का उदाहरण है। प्रभाजी आसवन इसको बोलते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा, इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट VVI दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि क्रिस्टलीकरण के द्वारा पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। आपसे सवाल तो यही पूछेगा समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण विधि से यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, याद रखिएगा। रॉबर्ट्स बॉयल का नियम बहुत बार पूछता है कि पहले तो जान लीजिए कि बॉयल के बारे में क्या दिया गया है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया तथा फ्रांस के रसायनज्ञ जो एंटोनी लेवोजियर थे सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी। तो याद रखिएगा तत्व का सबसे पहले शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1661 ईस्वी में। अब इसका परिभाषा किसने दिया था, तो एंटोनियो लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर को ही रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आपका मेन पॉइंट आता है कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु बोलते हैं। यानी कुछ उनका लक्षण होगा, यानी कि कुलक्षणा है ये, ठीक है। यानी कि न उसमें
धातु का गुण है ना अधातु का गुण है। इस जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, तो उसको ये चीज़ बोलते हैं। अगला है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष मानव निर्मित है। 11 जो तत्व होते हैं कमरे के तापमान पर यहाँ पे गैस अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखिएगा VVI है ये चीज़। अगला पॉइंट दिया गया है कि 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो 2 तत्व दिया गया है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और 11 तत्व जो है वो गैस अवस्था में यहाँ पे पाया जाता है आपको। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपका क्या है कि गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, सीजियम और गैलियम, ठीक है। अगला पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला होता है तो उसे देखिए यहाँ पे मिश्रण और यौगिक में अंतर है। मिश्रण क्या होता है कि किसी भी अनुपात में मान के चलिए अगर के यहाँ पे 2 चीज़ मिला रहे हैं तो दोनों को अगर के यहाँ पे 1:1 के अनुपात में या 2:2 के अनुपात में या किसी भी एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो होता है आपका यौगिक। और किसी में 10 kg मान के चलिए 10 kg चीज़ में 5 kg कुछ माल दिए, मतलब कोई उसका लिमिट नहीं है तो उस चीज़ को मिश्रण बोलते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है आपका कि हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है, ठीक। VVI ये बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि वह कौन सा गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है, तो ये चीज़ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। ये भी बहुत H2S जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होता है उसमें से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, आपको भूलना नहीं चाहिए इस चीज़ को। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 आपका, ठीक है। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिसका नाम है परमाणु और अणु। एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कुछ आपको दिया गया है कि परमाणु और अणु में, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन जो किए थे वो एंटोनियो लेवेजियर और जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो सृजन हो सकता है, यानी कि ना ही उसको मतलब बना सकते हैं न्यू द्रव्यमान, और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। यही द्रव्यमान का संरक्षण कहता है। वो कांस्टेंट रहता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है कि स्थिर अनुपात के नियम क्या है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार में यौगिक के 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं तथा इस प्रकार यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया जाए, यानी कि इसका अनुपात जो होता है स्थिर होता है। समझ गए होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है 1:0.8 होता है। ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी बोला जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टैटिक के रूप में ये दिया गया है कि जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ तथा उन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? जॉन डाल्टन ने 1766 ईस्वी में किया था। ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर आपका यहाँ पे आता है कि डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक, मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिन्हें परमाणु कहते हैं, जो प्रायः स्वतंत्र रूप में नहीं रहते हैं तथा सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, ये बताया है डाल्टन ने। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रहता है तथा पदार्थ के सभी गुणों धर्मों को प्रदर्शित करता है। जो अणु होता है इसमें सारे क्वालिटीज जो होते हैं जो कि यहाँ पे एक पदार्थ का होता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये सब उतना कोई खास चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। BPSC है, वहाँ पे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है।
अगला यहाँ पे पॉइंट है आपका कि डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया जो एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। ठीक है, बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों का सुझाव उनके नामों के एक या दो अक्षरों के प्रदर्शित करने के लिए किया। सबसे पहले आपको पूछेगा कि मतलब जो तत्व होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनका नामकरण उनके कैपिटल लेटर से किसने किया था। याद रखिएगा ये काम जो किए थे वो बर्जीलियस ने किए थे, उनका नामकरण करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वह सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कि कॉपर का जो मतलब सबसे पहले मिला था वो साइप्रस में मिला था, इसलिए उसका नाम पड़ गया कॉपर। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो सबसे पहले नामांकन हुआ था, यहाँ पे तत्वों का जो नामांकन हुआ था, नामांकन उसका इस तरह का से हुआ था किस क्षेत्र में वो पाया जाता है। जैसे कॉपर जो था यहाँ पे साइप्रस देश है, साइप्रस में वहाँ पे यहाँ पे वो पाया गया था, इसीलिए इसका नाम हो गया था कॉपर। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा इस चैप्टर में तो आपका दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पे लोहा का प्रतीक Fe होता है, लैटिन नाम इसका फेरम से ये उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार जो सोडियम का प्रतीक होता है Na होता है, यह नाइट्रियम से बना हुआ है, और जो पोटेशियम का प्रतीक K होता है वो केलियम से उत्पन्न हुआ है। ये VVI ये बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको ये चीज़ जानना होगा, याद होना चाहिए। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जान लिए। अब आगे आते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही मतलब खतरनाक ये गैस होते हैं कि इससे क्या होती है कि आपका सांस फूलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो गाड़ी चलते हैं उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत मात्रा में निकलता है, इसीलिए आप लोग सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कीजिए, अपना गाड़ी का उतना प्रयोग न किया कीजिए। अगला पॉइंट दिया गया है कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत मान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कार्बन 12 के 1/12 में जितना उसका द्रव्यमान होगा उसको हम बोलते हैं सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, समझ लीजिए सिंपल भाषा में। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो अगला पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है कि धातु तथा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं उन्हें बहुपरमाणुक आयन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्वों की संयोजकता कहलाती है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, जिसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को U के द्वारा यहाँ पे बताया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये पूछा गया था लास्ट ईयर जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि परमाणु द्रव्यमान को किसके द्वारा इंगित किया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट दिया गया है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है तो याद रखिएगा 6.022 × 10⁻23 होता है, ये एवोगाड्रो संख्या होता है। अगला पदार्थ यहाँ पे दिया गया है कि पदार्थों के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है यहाँ पे आपका परमाणु संरचना। ठीक है, तो इसमें परमाणु संरचना के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि क्या कुछ इसके बारे में दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे जे थॉमसन ने किए थे। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में नए विकिरण की खोज की जिन्हें कैनाल रे कहा जाता है। तो पूछेगा सवाल कि कैनाल रे का खोज किसने की, तो वो किया था यहाँ पे गोल्डस्टीन ने। उसके बाद थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जानकारी ली थी, खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। अगला आता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2000 गुना अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे अगर देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में बोल रहा है और कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 kg होगा, तो समझ लीजिए प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 kg होगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्रिसमस केक की तरह दिखता था। यहाँ पे ये सवाल पूछा जा चुका है,
ये मैंने कोई एग्ज़ाम का पेपर मैं जब चेक कर रहा था उसमें ये मैं सवाल देखा था, उसमें पूछा क्या तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो किसके तरह दिखाई देता था, तो वहाँ पे ऑप्शन में था ये चीज़, क्रिसमस केक की तरह वो दिखाई देता था। अगला पॉइंट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में तेज़ गति से चल रहे अल्फा किरणों को सोने की पन्नी से टकराया गया, सोने की पन्नी से ये टकराया गया। ठीक है, यहाँ पे अगला आते हैं तो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है कि रदरफोर्ड को रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आपका पूछेगा परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड के द्वारा यहाँ पे ये किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की तथा किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो मतलब बाहरी कक्षा होता है, केएलएमएन आप पढ़े होंगे ना, जो ये कक्षा होता है उसकी जो सबसे बाहरी कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है उसको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ 11th-12th में पढ़िएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। अगला पॉइंट है कि बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का वेतन कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन का 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, कि माने कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है वो 8 रहती है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अगला सब पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है कि अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के वर्तमान कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि अन्य तत्वों के में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस में जैसे कि हीलियम जो हुआ उसके बाहरी कक्ष में, यहाँ पे बर्तन लिखा गया है उसको बाहरी कीजिए, यहाँ पे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि अन्य तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाहरी जो कक्ष होते हैं कक्षा को उसको अष्टक बोलते हैं तथा एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है जिसे जेड के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। यह भी सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल आपका आता है यहाँ पे कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन बराबर यहाँ पे होगा ये द्रव्यमान संख्या होता है ये चीज़ को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उससे समस्थानिक बोलते हैं। परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसको समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक है, ये चीज़ आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है कि जैसे ही नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नेक्स्ट में दिया गया है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। पूछा जाता है कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर से कोबाल्ट याद रखिएगा। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और संभारिक के वे परमाणु हैं, संभारिक के बारे में यहाँ बोल रहा है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको परमाणु मतलब यहाँ पे संभारिक बोलते हैं। जिनका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान, संभारिक नाम से पता चल रहा है, यानी कि भार बराबर के बारे में बोल रहा है। यानी कि एक तरह से मान के चलिए कि द्रव्यमान बराबर होने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो जिसका द्रव्यमान बराबर होता है और परमाणु संख्या भिन्न होता है उसको बोलते हैं संभारिक। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा यहाँ पर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की। ठीक है, परमाणु केंद्र की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने ये खोज किया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है जीवन के मौलिक इकाई, यानी कि यहाँ समझिए एक तरह से कि ये बायोलॉजी हो गया आपका। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तथा इसमें प्रकोष्ठ को कोशिका का
लैटिन शब्द है, मतलब कोशिका का नाम दिया यहाँ पे, प्रकोष्ठक का नाम दिया, जिसको ये लैटिक नाम था कोशिका। कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा, आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, और यहाँ पे उसका क्या किया था, 1665 ईस्वी में ये सब चीज़ हुआ था। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में लगाया गया। ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था, तो ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में यहाँ पे ये पता लगाया था। आते हैं अगली पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कब? 1831 ईस्वी में कोशिका का केंद्रक का पता। ठीक है, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक 1665 में, और यहाँ पे कोशिका केंद्रक का पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लगाया था 1831 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है जेई पुरकेंजी ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य का नाम दिया था। वहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। स्लाइडिंग तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तथा प्लाज्मा झिल्ली अथवा जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ये आपको याद होना चाहिए। ये सब चीज़, ये सब देखिए, ये सारा पॉइंट VVI पॉइंट है, मैंने खुद पढ़कर ये सब कुछ अच्छे से इंक्लूड कर दिया गया है। अब पूछेगा सवाल, देखिएगा इसी में से पूछेगा आपका। यहाँ पे अगला पॉइंट आपका जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण का एक उदाहरण है। यानी कि जो जाइलम जो चीज़ होती है, वो जाइलम पौधे के अन्य भागों में वहाँ पे पानी पहुँचाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रासरण के द्वारा ये सब चीज़ होता है। अगला दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक पेड़ों जैसे में लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। आते हैं अगला यहाँ पे पॉइंट की तरफ में। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। इंडोसाइटोसिस द्वारा कौन सा, यहाँ पे किस की जगह पे इस कर लीजिए, इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो इंडोसाइटोसिस जो होता है वो अमीबा जो होता है इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट आता है दोस्तों कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक पोस्टर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं एवं DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक जो होते हैं, केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं और यह DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। ये चीज़ याद होना चाहिए। अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, तथा जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब कोशिका का यहाँ पे जैसे कि अगर देख सकें तो दिया गया है, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और ATP कोशिका की ऊर्जा है। ATP मीन्स एंडोनोसिस ट्रांसपोसिस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया प्लास्टिड केवल पदार्थ पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं जो दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मैं ये सब ज़्यादा डीपली चीज़ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक मैं यहाँ पे उठाऊंगा ना, प्रकाश संश्लेषण, उसमें आपका कम से कम 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा। आपको टोटल हमको सिलेबस कंप्लीट कराना है और ख़ास वही चीज़ पढ़ाना है जो कि आपका परीक्षा में आ सकता है। इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसको पढ़ दे रहा हूँ, और जो वो
तो खैर अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, ताकि आपका एक सुन लीजिए तो आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए और क्वेश्चंस आए तो वहाँ पे सही करके आ जाइएगा। यहाँ पे दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अतिरिक्त इसमें पीला तथा नारंगी रंग का वर्णक भी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। पूछा जाता है सवाल। अगला पॉइंट यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो अगला पॉइंट दिया गया है, आप एक बार मैंने लास्ट में वीडियो में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो जो पत्ती का पीला हिस्सा होता है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई है, यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ से आपका क्लास 6 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है ऊतक। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है ऊतक। देखते हैं इस चैप्टर में आपके लिए क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। याद रखिएगा ये चीज। पौधों में ऊतक, जिसे पादप ऊतक कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। ठीक है, विभाज्य ऊतक यह पदार्थ के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि जो क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि जैसे कि ये जो मेन रूट होता है, पत्ता होता है, तना होता है, यानी कि जिसमें वृद्धि होता है वो उसमें विभाज्य ऊतक पाया जाता है। ये समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपका कि अस्थायी जो ऊतक होते हैं, जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं, ठीक है, उनको इसको सरल तथा जटिल ऊतक में वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे ही बताएं कि मतलब पौधे में ऊतक जो पाया जाता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक जो पाया जाता है वो पौधे के परिधि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तथा जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देने के बाद यहाँ पे सरल तथा जटिल ऊतक में वर्गीकरण किया जाता है। जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो मतलब वृद्धि नहीं होते हैं, वो अस्थायी रहते हैं। ठीक है, इन्हें दो तरीके का माना जाता है, एक सरल ऊतक और जटिल ऊतक। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतक के 3 प्रकार हैं, तथा जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, जो जाइलम है एक यह जटिल ऊतक है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमारे शरीर में उपस्थित रक्त, स्नायु, अस्थि इत्यादि जो है एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि रक्त किस तरह के ऊतक है, तो याद रखिएगा यह एक संयोजी ऊतक है। ठीक, इसी साथ साथ जो अस्थि वगैरह भी है वो भी यहाँ पे संयोजी ऊतक है आपका। अगला पॉइंट दिया गया है कि तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। तंत्रिका तंत्र की कौन सा इकाई है? न्यूरॉन से बना होता है ये चीज। तो चैप्टर नंबर 6 में यहीं पे दिया गया था। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7। तो देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट दिया गया है। जीव में विविधता इसका नाम है। यूनानी चिकित्सक जो विचारक भी थे, अरस्तु ने जीव का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया था। जो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था कि मतलब कौन सा जीव का कैसे डिवाइड किया जाए कि तो वो होगा, तो सबसे पहले जो अरस्तु थे, अरस्तु ने ऐसे जीव को विभाजित किया जो जल में रहते थे, स्थल पे रहते थे और वायु में रहते थे। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उन्हें श्रम विभाजन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो दिया गया है, जीव विकास की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है आपके परीक्षा के लिए कि जीव विज्ञान की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था, तो वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1859 ईस्वी में अपने किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। ये चीज याद रहना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है आपका कि व्हिटेकर प्रस्तावित वर्गीकरण को 5 जगत में बांटा। जो ऊपर में जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि सबसे पहले ये जो बांटे थे अरस्तु जो बांटे थे, ये जल, स्थल और वायु में रहते हुए बांटे थे। उसके बाद यहाँ पे जो व्हिटेकर आता है वो प्रस्तावित उसी को 5 जगत में बांटता है, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। कार्ल बॉस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को ऑर्किडोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा था, जो प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद देखिए ये व्हिटेकर जो था सबसे पहले 5 जगत में बांटा। ये भी याद रखिएगा, पूछता है सवाल कि 5 जगत में किसने बांटा था, तो ये व्हिटेकर ने बांटा था। उसके बाद जो मोनेरा जगत है यहाँ पे कार्ल बॉस ने इसको 2 जगत में यहाँ पे डिवाइड किया, जिसका नाम था आर्किडोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक,
अगला पॉइंट निकल के आता है कि पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इससे इसमें मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए वहां पे बहुत सारा जैव विविधता क्षेत्र पाई जाती है, इसीलिए उसको मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र बोला जाता है। तो पूछेगा सवाल, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहाँ पे है पृथ्वी पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच में ये स्थित है, आपको ये याद होना चाहिए। अगला पॉइंट इस चैप्टर में दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई होती है वो स्पीशीज होती है, यानी कि जाति होती है। फिर मोनेरा जगत में जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि को रखा गया है। तो मोनेरा जगत में पूछा जाता है सवाल कि इनमें से कौन सा मोनेरा जगत से संबंधित है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने बताया कि मोनेरा जगत कैरो, यहाँ पे मैंने बताया मोनेरा जगत दो भागों में बांटा गया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो ये चीज जितना बैक्टीरिया का लगभग जो चीज होंगे आपका इसी में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, हरित नील शैवाल हो गया और जीवाणु हो गया, ये सब यहाँ पे होगा मोनेरा जगत में। ठीक, अगला आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, डाइटम होते हैं और प्रोटोजोआ इत्यादि रखा जाता है। आपसे बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि जो ये यहाँ पे ये दिया गया है, प्रोटोजोआ किस जगत के जीव हैं? तो प्रोटोजोआ जो जीव हैं, प्रो से याद रखिएगा, प्रो से प्रोटोजोआ और प्रो से प्रोटिस्टा। यहाँ पे आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो आपके यहाँ दिया गया है कि फंजाई को मृतजीवी भी कहा जाता है। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई है और कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे ईस्ट, मोल्ड, मशरूम इत्यादि। ये चीज यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है आपका कि कवक की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता बोलते हैं। कवक और नीलहरित शैवाल दोनों अंतर जब यहाँ पे संबंध बनाता है अस्थायी अंतर संबंध, तो उसे बोलते हैं सहजीविता। ठीक है, ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन पेड़ों के छाल के ऊपर रंगीन धब्बे के रूप में दिखाई देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि यूलोथिक्स, कैलेडोफोरा और स्पाइसोगोइरा, कारा इत्यादि थैलोफाइटा के उदाहरण है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो एक तरह समान समझ सकते हैं, ये जो जितना आप देख रहे हैं ऊपर में, ये सब शैवाल के उदाहरण है। अगला आता है यहाँ पे ब्रोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, जैसे मॉस और मार्केंसिया। ये आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट आएगा कि मर्सिलिया, फर्न इत्यादि पौधे टेरिडोफाइटा वर्ग में आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है उन्हें फैनरोगेम कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, अब ये सवाल देखिए, ये जो मैंने ये टॉपिक बताया ना, ये VVI है, पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल कि वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम बोलते हैं। और जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसको फैनोगेम्स बोलते हैं, फैनरोगेम्स। अगला है कि नम्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को जिम्नोस्पर्म कहते हैं और फल के अंदर बीज उत्पन्न होने वाले पौधे को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फल के अंदर बीज, याद रखिएगा ये चीज, जिसके फल के अंदर बीज होंगे वो एंजियोस्पर्म में आएंगे। अगला पॉइंट है कि पाइनस और साइकस के पौधे जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। पेरिफोरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी। इसके अंतर्गत साइकस, यूकेलिप्टस, यूप्लेक्लेक्टला और स्पाइलेजिला इत्यादि ये चीज आते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सिलेंट्रेटा समूह के अंतर्गत हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश इत्यादि आते हैं। सिलेंट्रेटा वर्ग और मोनेरा वर्ग और प्रोटिस्टा वर्ग, ये जो 3 वर्ग मैंने बताया, इससे सवाल बार बार आता है, इसीलिए ये चीज भूलिएगा नहीं, आप लोग ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या कुछ दिया गया इस चैप्टर में। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि प्लेंटीहेलमाइंथेसिस के अंतर्गत प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवर्म आते हैं। केचुआ, नेरिस, जोक इत्यादि जो दोस्तों एनिलिडा समूह के अंतर्गत आते हैं। केचुआ जो है एनिलिडा समूह के अंतर्गत, देखिए मैंने बताया केचुआ जो है यहाँ पे एनिलिडा समूह में आएगा। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह जो आएगा वो मोनेरा जगत में आएगा यहाँ पे। और मैंने बताया कि प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ आएगा वो प्रोटिस्टा ग्रुप में आएगा। यही 3-4 चीज बार बार पूछा जाता है, तो ये चीज भूलिएगा नहीं आप लोग।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि आर्थ्रोपोडा समूह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा इत्यादि आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा समूह कौन सा है, भी ये सवाल ही है। आर्थ्रोपोडा जो समूह है यहाँ पे दोस्तों वो सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो ये समूह है वो सबसे बड़ा समूह है जो 5 जगत में वहाँ पे बांटा गया था। इसके अंतर्गत जो आता है बिच्छू, मकड़ी, तितली वगैरह, केकड़ा वगैरह जो आते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। अगला यहाँ पे निकल के आता है घोंघा तथा सीट जो है वो मोलास्का समूह में आते हैं, और स्टारफिश, समुद्री आर्चिन और इकाइनोडोर्मेटा के उदाहरण है, इस वर्ग में ये आते हैं। तो देखिए डायरेक्ट सवाल यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा संघ है, तो वो है आर्थ्रोपोडा संघ। इनमें से जो एनिलिडा है वो किस समूह के हैं, तो आप लोग याद रखिएगा आपका जो एनिलिडा है यहाँ पे बताएं, मतलब केंचुआ जो है वो एनिलिडा समूह के हैं। यही सब सवाल, ऐसे ही सवाल बनते हैं आपके। अगला जो पॉइंट आता है कि कशेरुकी जीवों में वास्तविक मेरुदंड और कंकाल पाया जाता है। इससे 5 वर्गों में विभाजित किया गया, 5 वर्ग में इसको विभाजित किया गया कशेरुकी जीव को, जिसमें मेरुदंड और कंकाल यानी कि स्केलेटन जिसमें पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि पेट्रोमाइजोन और मिजिक्स हैंग मछली जिसको बोलते हैं साइलन क्रोटोमेटा के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में एम्फीबियंस जिसको बोलते हैं, यानी कि जो जल और जमीन दोनों पर रहते हैं उसको एम्फीबियन बोलते हैं। समूह में ऐसे जीव आते हैं जो जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे जीवों में हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, जैसे मेढक हो गया, टूडे सैलेनमाइंटर हो गया। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि मेढक में कितने यहाँ पे हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक बात आपको निकल के सामने कि जितने भी एम्फीबियंस जीव हैं, जितने भी मतलब जल पे जीव जो रह सकते हैं और वहाँ पे पानी में भी रह सकते हैं, उनमें 3 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका निकल कर आता है कि अगला पॉइंट है दोस्तों कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत और असमतापी जंतु होते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है तथा हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने बताया कि जो दोनों पर एम्फीबियंस जो होते हैं जल थल में रहते हैं उनमें 3 कोष्ठक होना चाहिए, लेकिन जो मगरमच्छ है इसमें यहाँ पे 4 कोष्ठ होता है। यही सवाल बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, जो मतलब थ्योरी पढ़े होंगे तो उनको तो पता होगा कि जो एम्फीबियंस है उनके हृदय में 3 को पाया जाता होगा, लेकिन मगरमच्छ यहाँ पे उसका उदाहरण है जिसके हृदय में 4 यहाँ पे कक्ष पाया जाता है। यह अंडे देने वाली प्राणी होते हैं, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के आती है कि मगरमच्छ बच्चा देता है कि अंडा देता है। तो याद रखिएगा चीज, मगरमच्छ जो है और कछुआ, सांप, छिपकली जो है ये सब अंडे देने वाले चीज होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं और मनुष्य के भी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। स्तनपायी जीव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। इस वर्ग में जंतु बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे एकिडना, प्लेटिपस, मानव, चूहा, चमगादड़, बिल्ली इत्यादि, ठीक। तो जितने भी बच्चे जन्म देने वाले होते हैं उसमें 4 हृदय होते हैं, और जो अंडा देने वाले होते हैं उसमें भी 3 हृदय होते हैं, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं। आगे यहाँ पे आते हैं तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि मार्स्यूपियम नामक थैली में तब तक लपेटे रहते हैं, जैसे कि मैंने एक लाइन छोड़ दी यहाँ पे। कंगारू जो एक चीज होता है दोस्तों, कुछ स्तनपायी ऐसे अविकसित बच्चे पैदा करते हैं। जो कंगारू का आप अगर देखे होंगे तो कंगारू का जो अगला हिस्सा होता है उसमें मतलब कुछ थैली टाइप का बना रहता है और उसमें ही अपना बच्चा को बैठाया रहता है, ठीक है। तो क्या उसको थैली को जो बोलते हैं मार्सुपियन थैली बोलते हैं। तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। बच्चा जब पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है तब तक वो चीज बना रहता है वहां पे। अगला पॉइंट निकल कर आपका आता है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि सिस्टेमा नेचुरल जो पुस्तक है उसका रचना जो किया था कैरोलस लिनियस ने किया था, ये चीज याद रखिए। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस का और दूसरा नाम स्पीसीज का यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर यहाँ पे 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 का जो दोस्तों यहाँ पे नाम है वो नाम है गति, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं उसका नाम है गति। देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है।
अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ग्राफ के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है और स्वचालित वाहनों में दूरी को प्रदर्शित करने के लिए ओडोमीटर अंत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो ऑटोमेटिक चालित वाहन होते हैं उसमें ओडोमीटर यंत्र लगे होते हैं जिससे कि उसका दूरी को उसमें प्रदर्शित किया जा सके। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही चलिएगा तो यहाँ पे दिया गया है आपका कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। देखिए न्यूनतम दूरी बोल रहा है, अगर कि ऐसे हम कोई जैसे ये चीज मेरे यहाँ समकोण हुआ, अगर कि आप इतना दूरी ऐसे इस हिसाब से तय कीजिएगा तो वो आपका दूरी हुआ, ठीक है। और अगर कि आप यही दूरी को यहाँ पहुंचना है, यहाँ से अगर कि आप ऐसे आ जाते हैं तो ये आपका विस्थापन होगा। ये आप समझ लीजिए कि मतलब दो स्थानों के बीच की न्यूनतम जो दूरी होता है वो विस्थापन होता है। अगला पॉइंट है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का जो मात्रक होता है यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये चीज याद रखिएगा। मेन होता है इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक ही आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे उसका दिया गया है कि एक समान त्वरण से चल रही वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से दिया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। ठीक, इतना बस याद रखिएगा। आपसे न्यूमेरिक नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला पॉइंट, अगला चैप्टर यहाँ पे निकल के आपका आता है कि बल और गति के नियम। इसमें देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 में क्या कुछ दिया गया है आपके लिए। यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बल को संतुलित बल कहा जाता है। यदि यह समूह उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है तो उस बलों को असंतुलित बल बोलते हैं। क्या समझे आप इस चीज से कि दोस्तों बलों का वह समूह है जो किसी वस्तु पर बल लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो वह संतुलित बल होगा, यानी कि जैसा है उसी तरह से। अगर कि वहां पे त्वरण उत्पन्न कर रहा है, एक्सेलरेशन उत्पन्न कर रहा है तो वो होता है असंतुलित बल। ठीक, गैलीलियो ने 1886 ईस्वी में अपना प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस लिखा था। ये BBI है, याद रहना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आपका कि यहाँ पे अगर के आते हैं तो इसमें दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि गैलीलियो ने 1586 में अपना प्रथम वैज्ञानिक, ये तो मैंने बता दिया। न्यूटन ने मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया बुक में गति के 3 नियम प्रस्तुत किए। आपसे पूछेगा कि जो गति के नियम दिया गया था वो न्यूटन ने किस बुक में दिया गया था, यह चीज को तो याद रखिएगा, वो मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया उसका बुक था, उसमें दिया गया था। न्यूटन की प्रथम गति का जो नियम कहता है उसके अनुसार है प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा पर एक समान गति में अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, कोई भी वस्तु अपनी मूलभूत अवस्था में तब तक चलती रहेगी तब तक वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व मतलब समझ लीजिए, आप सोए हैं तो सोए हुए रहना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहना चाह रहे हैं, मतलब जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहना चाह रहे थे। ये वही है इनर्शिया यानी कि जड़त्व जिसको बोलते हैं। अगला पॉइंट निकल के आता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। उसे P के द्वारा यहाँ पे डिनोट किया जाता है। P बराबर होता है यहाँ पे संवेग। ठीक, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि संवेग को P के द्वारा यहाँ पे सूचित किया जाता है। P बराबर mv और मात्रक होता है kg प्रति मीटर सेकेंड। ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं कि है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु का छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो ऐसे बल को आवेग बोलते हैं। यानी कि जैसे आप एकदम तुरंत से गुस्सा हो गए और किसी को मार पीट दिए, जो आपके तरफ मतलब जो आपके अंदर से कोई फोर्स आया और आपको मतलब इतना जल्दी हाई कर दिया कि आप उसको पीट दिए, तो वही बोलते हैं आवेग। उसी को बोलते हैं इम्पल्स, माने आप आवेग में आकर उसको ये काम कर दिए। यानी कि कोई
कोई भी जो बड़ा बल यानी कि बड़ा फोर्स है वो कम समय के लिए आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो उसको ये चीज बोलते हैं। अगला आता है आवेश का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, और न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल यहाँ पे आरोपित होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी न्यूटन के गति का नियम भी पूछ देता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का माप होता है, जिसे F बराबर m बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से पूछा जाता है कि न्यूटन के किस गति के नियम के द्वारा बल का माप मिलता है, तो आपको न्यूटन का दूसरा गति का नियम यहाँ पर मारना है। और पूछता है सवाल कि किस गति के नियम से बल का परिभाषा मिलता है, तो वहाँ पर न्यूटन के प्रथम गति नियम मारना है। आपको ये दोनों चीज याद होना चाहिए अच्छे से। अगला पॉइंट निकल के आता है क्रिकेट की बॉल को कैच करते वक्त खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार होता है। ये बहुत ही बार सवाल पूछा गया है, इसी को मैंने खास करके यहाँ पे इंटर किया है। अब आता है यहाँ पे न्यूटन के थर्ड नियम के द्वारा। थर्ड नियम होता है कि थर्ड नियम के अनुसार कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक चलाते समय जैसे ही गोली आगे बढ़ती है तो साथ में बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। जब हम पानी के किनारे नाव के नीचे कूदते हैं तब हम नाव को पीछे की तरफ धकेलते हैं, नाव पीछे हट जाती है और उसका प्रतिक्रिया हमें मिलती है, आगे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए, यानी कोई भी ऐसा चीज जो जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो लगा रही है, तो ये आपका न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार ये चीज होता है। आगे जो चीज दिया गया है, किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक के वस्तुओं के संवेग का बीजगणितीय जो योग होता है किसी भी दिशा में सदैव स्थिर रहता है, उसे ही संवेग के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे में रॉकेट का नोदन, बंदूक का प्रतिक्षेपण इत्यादि संवेग संरक्षण का उदाहरण है। बहुत ही VVI है आपका रॉकेट का प्रक्षेपण या नोदन जो होता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है, तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये कितने बार सवाल पूछा गया है मैं बता भी नहीं सकता हूं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये रॉकेट वाला जो मैं सवाल बता रहा हूं, संवेग संरक्षण, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक के अनुसार प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ F हो गए, ये G हो गया, बड़ा M छोटा m बटा में d स्क्वायर, यह डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान है इसका डायरेक्ट समानुपाती हो गया, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़िएगा तो यहाँ पे दिया गया है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की खोज की तथा इन्होंने गणित की एक शाखा कैलकुलस की भी खोज की। आपसे पूछा कभी जाता है कभी कभी कि कैलकुलस की खोज किसने किया था, तो वो न्यूटन ने किया था। जी का जो एसआई मात्रक होता है, जो ही बताया जीएमएम में, जी का जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में यहाँ पे केजी स्क्वायर ये चीज होता है। अगला पॉइंट जो दिया गया है आपका कि जी का मान कितना होता है। जी का मान हमेशा पूछ लेता है, तो 6.673 गुणे 10 के पावर -11 होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के यहाँ पे आ रहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, इसे जी के द्वारा सूचित किया जाता है तथा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और आपको चाहिए बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए, सब चीज कवर होना चाहिए। तो बस आप लोग ओवरव्यू इसको देख लीजिए कि आपके किताब में क्या कुछ दिए हुए, बस वही काफी होता है आपके लिए। अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। द्रव्यमान पृथ्वी पर सभी जगह समान होते हैं, जबकि भार सभी जगह समान नहीं होते हैं। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। भार का एसआई मात्रक वही होता है जो बल का होता है, यानी कि भार का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब बोलते हैं तथा इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। तथा दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। और यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी के सतह पर कॉर्क तैरता रहता है जबकि कील डूब जाता है, क्योंकि उसका घनत्व के अंतर के कारण ये चीज होता है। घनत्व के कारण ही यहाँ पे ये चीज होता है।
अगला पॉइंट निकल के आता है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व वो पानी के घनत्व का अनुपात होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर यहाँ पे अधिकतम होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, पीठ पर सामान लादकर क्या दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, पीठ पर सामान लादकर पहाड़ों पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर झुकता है क्योंकि उसका जो दोस्तों यहाँ पे होता है, उसका गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली उत्पन्न रेखा उसके दोनों पैरों के बीच से होकर गुजरती है। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है ऑप्शन में देकर, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगला चैप्टर दिया गया है कार्य और ऊर्जा, देख लेते हैं इससे क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह विस्थापित हो जाए तो उसे बल द्वारा किया गया कार्य हुए। कोई चीज यहाँ से आप इसको धकेल के इधर कर दिए तो ये हो गया आपके द्वारा लगाया गया कार्य, यानी कि इस पे आपने फोर्स लगाया और इसकी स्थिति को चेंज कर दिया तो वो हो गया आपका यहाँ पे कार्य। बल में कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी कि जितना बल लगाकर जितना विस्थापन किए वो आपका हो जाता है कार्य, जिसको बोलते हैं यहाँ पे W बराबर इसको बोल सकते हैं एफ एस कॉस थीटा भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तथा जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, तथा ऊर्जा मात्रक का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। तो ऊर्जा इज इक्वल टू ऊर्जा का मात्रक इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कार्य का मात्रक, जो कि होता है जूल, याद रखिएगा ये चीज को। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि ऊर्जा का मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन? यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या कुछ है आपका। किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झड़ने से गिरता पानी या चलती हुई रेलगाड़ी, इसमें गतिशील ऊर्जा होती है इसमें। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², ये चीज याद रखिएगा। और नेक्स्ट है संवेग के दुगना होने से गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, याद रखिएगा ये चीज। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुना हो जाती है। अगला पॉइंट दिया गया है और द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा भी यहाँ पे दुगना हो जाती है। देखिए ये सब खाली के ये आपका यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर जैसे कि दिया हो गया है हाफ mv² दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सब इक्वेशन का खेल है, मैथमेटिक्स जैसे। अब बोल रहे हैं कि वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा। जैसे वेग यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी अगर दुगना कर दिए, पहले v है और इसको हम 2v करके स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4v², यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जब हम दुगना कर रहे हैं तो ये 4 गुना हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, ये समझ गए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो दिया गया है, द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा दुगना हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाफ mv² मैंने बताया आपको, हाफ mv²। जब इसको केवल हम यहाँ की मास को डबल कर रहे हैं तो मास अगर डबल होगा तो यहाँ पे ये डबल होगा, यानी कि पूरा इक्वेशन यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो यही आप यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन का खेल है और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगला पॉइंट निकल कर आपका आता है क्या कुछ है, जैसे कि देख सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होती है mgh होता है। ठीक, घड़ी के कमानी के पास स्थितिज ऊर्जा होती है, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आपका आता है कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न ही उत्पन्न होता है और न ही ऊर्जा का विनाश होता है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। यही ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है। और ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी मैंने वो चीज बताया पहले। आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में सापेक्षता के सिद्धांत में ऊर्जा और द्रव्यमान का एक संबंध एक सूत्र द्वारा दिया, जिसे E बराबर mc² बोलते हैं। यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि E बराबर mc² में C बराबर क्या होता है, तो C बराबर आप लोग याद रखिएगा ये प्रकाश का चाल यहाँ से डिनोट करता है। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि
कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण के दर को शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है, ठीक। P बराबर WT होता है, जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया कि ऊर्जा रूपांतरण की दर शक्ति कहते हैं, यानी कि कितना समय में कितना हो रहा है, W बराबर T, कितना कार्य किया जा रहा है कितना समय में, तब P बराबर यहाँ पे ये चीज होता है। अगला पॉइंट दिया गया है ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 kWh बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है ध्वनि, ठीक है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसकी उत्पत्ति किसी वस्तु के कंपन करने से होता है, जो हमारे कानों के संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि जो ध्वनि गति करता है बिना माध्यम से ये नहीं गति कर सकता है। मनुष्य जो है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को वो सुन सकता है, जिसको श्रव्य ध्वनि बोला जाता है। और जो मतलब 20,000 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि मानव नहीं सुन सकता है, उसे बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि तरंगे। लेकिन मानव तो नहीं सुन सकता है, लेकिन हाथी, व्हेल इन तरंगों को सुन सकते हैं। अगला आता है 20,000 हर्ट्ज से ऊंची ध्वनि की जो उत्पन्न करते हैं उसे पराश्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं। इस तरंग को कुत्ता और चमगादड़ सुन सकते हैं, ठीक है। तो ना हम लोग कुत्ता है, ना चमगादड़ है, ना हाथी है, हम लोग हैं मनुष्य। इसीलिए केवल और केवल 20 हर्ट्ज से लेकर आपको जो सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है आपका कि वायु में ध्वनि की चाल पर, ठीक है दोस्तों, वायु में ध्वनि के चाल पर दाब, आर्द्रता और वायु का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, कभी कभी पूछ लेता है। शुष्क जो वायु में होता है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, और हाइड्रोजन में जो होता है 1269 मीटर प्रति सेकंड होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है 260 मीटर प्रति सेकंड ये चीज होता है। तो आप लोगों ने इसको देख लिया। अगला आता है आपका यहाँ पे कि जल में कितना ध्वनि की चाल होता है, तो जल में 1450, कांच में 5640, एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि की चाल, याद रखिएगा यहाँ पे 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड ये चीज होता है। अगला आता है लोहा। लोहा का जो चाल होता है वो ध्वनि का चाल वो 5100 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर आता है उसके बाद आपको पढ़ने के लिए तारतत्व, जिसको पिच बोलते हैं। पिच के कारण ध्वनि मोटी है या पतली, इसका अंतर किया जाता है। इसीलिए लड़कियों में और लड़कों के अगर आवाजों में अंतर आता है वो पिच की वजह से ही आता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्रबलता। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई देती है। तो ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी एकांत क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो 17 यहाँ पे 2 मीटर का ये दूरी होना चाहिए, ठीक है, इतना दूरी होना चाहिए। अगला पॉइंट है कान पर ध्वनि का जो प्रभाव रहता है वो 1/10 प्रभाव रहता है। ये चीज भूलिएगा नहीं आप लोग। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं मेगाफोन, लाउड स्पीकर, शहनाई, स्टेथोस्कोप इत्यादि जो यंत्र होते हैं वो ध्वनि के परावर्तन के पर मतलब कार्य करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके स्टेथोस्कोप के बारे में पूछा जाता है कि किस क्रिया के अनुसार कैसे मतलब ये कार्य करता है, तो ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपका चैप्टर नंबर 13। देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13 में आपका क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है आपके लिए। यहाँ पे हम बीमार क्यों होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको बीमारी के बारे में कुछ बताया गया है कि जीवाणुओं के द्वारा जो होने वाले रोग हैं, हैजा, क्षय रोग, प्लेग, काली खांसी, सिफिलिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, एनीमिया, गोरोनिया और टिटनस है, ये जो जीवाणु के कारण होता है। इसका ट्रिक वगैरह भी होता है, तो आप करके वैसे भी याद कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस, हेपेटाइटिस, पीलिया, डेंगू ज्वर, रेबीज और मेनिंजाइटिस, ये जो भी चीज है ये विषाणु से ये रोग होने वाला रोग है। तो ये चीज याद रखिएगा, सवाल पूछ लेता है। अगला जो दिया गया है प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग। प्रोटोजुआ से जो रोग होता है कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी और पायरिया होता है।
कवक के द्वारा होने वाला जो रोग है एथलीट फुट, दाद, खाज और ये मधुरा फुट जो एक होता है, मधुरा फुट यानी कि जो पैर में पाया जाता है, तो उसको ये कवक के द्वारा ये पाया जाता है। ठीक है, अब आगते हैं 14वां चैप्टर का नाम है आपका प्राकृतिक संपदा। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि आपका इंपॉर्टेंट उसमें दिया हो बीपीएससी की दृष्टि से। और उसके बाद 15 जो आता है खाद्य संसाधनों में सुधार, इसमें भी कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका क्लास 9 का दोस्तों क्लास 9 का जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था वो होता है द इंड। ठीक है, अब बचा है आपका केवल क्लास 10। क्लास 10 कल का वीडियो मैं करा दूंगा। उसके बाद एक आएगा महा मैराथन वीडियो, जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारा का एक जगह वीडियो करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताया, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले आने वाले वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।